कभी भावनाओं से भरे पत्र तो कभी दस्तावेजों के रूप में डाक हमारे जीवन का हमेशा से एक अभिन्न हिस्सा रहा है। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी। विश्व डाक दिवस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दिनेश कुमार मिस्त्री जी, जो आप निदेशक हैं पोस्टल सर्विसेज के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डाक सेवाओं की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, आप सब जानते हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आप सभी जानते हैं कि डाक विभाग जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम मैसेज देने की सेवाओं में से जाना जाता है। हमारे भारतीय पृष्ठभूमि में आप जब देखेंगे तो आप यदि इतिहास के पन्ने उलटते हैं, इसकी शुरुआत लगभग मौर्यकालीन सभ्यता से शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप मिडिवल आप हिस्ट्री में जाएं तो उस समय जो राजा महाराजा जो होते थे वो अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए दूत का इस्तेमाल किया करते थे जी। उसके बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए जी। तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक डाक प्रणाली की व्यवस्था आरंभ की, क्योंकि उस समय पे मैसेज कन्वे करना, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो उन्होंने आपको याद होगा कि 1774 में सबसे पहला डाक खाना हमारे देश में स्थापित हुआ था, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें कई सारे परिवर्तन हुए जी। फिर उसको और सिस्टमेटिक बनाने के लिए अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट की स्थापना की गई, बनाया गया, जिसमें कि कई सारे नियमों और प्रावधानों का उसमें उल्लेख किया गया कि किस तरीके से जो डाक सेवा होगी वो संचालित होगी, किस किस का क्या उसमें जिम्मेदारी होगी और यदि कोई गलती करता है तो उसमें क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके बाद उसमें दिशा निर्देशों के अनुसार उसमें डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के प्रावधान हुआ करते थे। उसके बाद फिर और आप बढ़ेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 के बाद में काफ़ी परिवर्तन हुए, डाक व्यवस्था को और अच्छा बनाया गया। आप सभी को पता है कि 1972 में पिन की स्थापना हुई थी, पोस्टल इंडेक्स नंबर आया, जिसमें सभी पूरे देश के प्रांतों को, जिलों को कई सारे उसमें नंबर्स में बांटा गया था। पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं इसे। इसके बाद फिर आप और द्रुत गति सेवा देने के लिए 1986 में स्पीड पोस्ट आए हमारे देश में, जिसमें कि स्पीड पोस्ट से ये हुआ कि जिनको भी जो संदेश भेजना होता था बहुत ही द्रुत गति से संदेश ये जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके पश्चात फिर आपको याद होगा कि 90s में लगभग पोस्ट ऑफिस की का जो लुक एंड फील होता था वो थोड़ा सा वियर्ड होने लगा था। तो उसके बाद फिर 2008 में प्रोजेक्ट एरो आया, जिसमें कि एक यूनिफॉर्म कलर कोडिंग की इसमें और जो उनके ऑपरेशंस होते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए कई सारे उसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए। अब आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस का जो कलर कोडिंग है, रेड एंड वाइट कलर का जो है, ये एक बहुत ही अच्छा एक विजुअल अपील देता है, लोगों को एक ब्रांड की याद दिलाता है कि ये पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद फिर 2018 की आप बात लें तो एक नई सेवा हमारे यहाँ स्थापित की गई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उसका भी काफ़ी अच्छा इसमें विस्तार हो रहा है और आज की डेट पे देखेंगे तो जो भारतीय डाक व्यवस्था है, लगभग 140 करोड़ जो हमारी जो जनसंख्या है को लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस जो है ये पूरी क्षमता से लोगों को हर तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आज दिनांक तक जो स्थितियां हैं डाक को लेकर, वो सर इस बार की जो थीम रखी गई है कि पोस्ट फॉर पीपल, लोकल रीच और ग्लोबल नेटवर्क की जो बात हो रही है इस थीम पे, इस थीम को लेकर क्या है सर? ये आज की डेट पे आप देखेंगे कि जो लोकल रीच फॉर द ग्लोबल रीच, इसमें हम ये चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस चूँकि हमारी देश की खुद की संस्था, मतलब जो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो उसकी एजेंसी वर्क करते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस जो है, तो जितनी भी स्कीम्स वगैरह जो हैं सेविंग्स की, चाहे PLI की, इंश्योरेंस की, इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिक सर्विस की, वो हमारे देश की जो सर्विस है इतनी अच्छी है, इतनी काबिल तारीफ़ है कि इसको जो कस्टमर्स हैं वो इसको अच्छे से ले सकते हैं, इससे अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यही हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक इस सेवाओं को आप लोग लीजिए
और चूँकि एक पोस्टल डिपार्टमेंट हमेशा से एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसी वर्क है ये, तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जो पोस्ट ऑफिस में जितनी विश्वसनीयता है वो किसी और फाइनेंशियल सेक्टर में वो नहीं है। जी सर, इसी से एक जुड़ा मेरा प्रश्न ये है कि डाक जो है केवल एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त ये आर्थिक विकास और सामाजिक भावना को बढ़ाने वाला भी एक विभाग है। तो इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? बहुत सही कहा आपने कि जो डाक विभाग में कई तरह की बचत योजनाएं हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जिसमें कई तरह की स्कीम्स होती हैं, जिसमें कि जो व्यक्ति है छोटी छोटी बचत करके, क्योंकि डाक विभाग की स्थापना जो बचत योजना का जो विस्तार है इसी वजह से किया गया था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या अर्बन क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जिनकी आय एक लिमिटेड होती है, तो वो छोटी छोटी बचत करके अपनी जो सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल जो उनकी नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं जी। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस में कई तरह की स्कीम संचालित है, सेविंग्स बैंक्स हैं, इसके अलावा सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम्स है, फिर आपकी मंथली इनकम स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ के खाते हैं, और इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जिसमें लोग इसको भी निवेश के तौर पर लेते हैं। सुरक्षा के साथ साथ निवेश इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं बचत की योजनाएं। जी सर, जब हम इसकी थीम को देखते हैं तो थीम में एक शब्द आता है कि ग्लोबल रीच। तो विश्व के तमाम देश होंगे जहां पर विश्व डाक दिवस मनाया जाता होगा, तो भारत में इसको किस ढंग से प्रचार प्रसार के लिए किस ढंग में बांटा गया है? जी, जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल रीच, आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में जो डाक सेवाएं हैं, इसमें स्पीड पोस्ट है या ईएमएस है, तो इसके फलस्वरूप जो है जो डाक जो है वो जितने भी हमारे जो देश के जो विश्व के कई सारे देशों में ये जाता है, तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रचलित होती हैं। दिवसों में पूरा पखवाड़ा मनाने की कोशिश जी जी जी, जैसे कि अब आपको पता है कि विश्व डाक दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, तो हमारे जो देश में भी हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न दिवसों को एक थीम दिया गया है, सभी जो डेट्स हैं उनको, जैसा कि 6 तारीख को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको मनाया था, जिसमें कि डाक विभाग में जितनी भी जो तकनीक का जो समावेश हो रहा है, जो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह जो आ रही हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया गया था। कई सारी संगोष्ठियाँ हुई, सेमिनार्स हुए, कई सारे कैंप्स लगे, जिसमें बताया गया कि पोस्ट ऑफिस किस तरीके से आज के डेट को लेकर के कितना मॉडर्नाइज हो रहा है, कितनी सारी हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही हैं और इसका किस तरीके से आप लोग उपयोग करें। इसके बाद 7 तारीख का जो दिवस है, हम लोग ये वित्तीय समावेशन के रूप में मना रहे हैं। आप सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस में कई तरह की सेविंग स्कीम्स अवेलेबल है, तो इसका भी पूरे छत्तीसगढ़ सर्किल में विभिन्न मंडलों में, जिलों में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से हम इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो सर्विसेज हैं, ये सेवाएं हैं बचत की, आप इसमें निवेश कीजिए, आपका इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। 8 तारीख को हम लोग एक मनाते हैं, फिलैटली डे के रूप में मनाते हैं। आप सभी को पता है कि फिलैटली जो है एक प्रकार से शौक है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स एंड एंसिलरीज। तो फिलैटली को जनरली द हॉबी ऑफ द किंग कहा जाता है एंड द किंग ऑफ द हॉबीज़। तो ये ख़ास तौर पे जितने हमारे फिलैटली का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्पेशली मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, स्कूली बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हम विभिन्न कैंप के माध्यम से, स्कूलों में, सोशल मीडिया के माध्यम से फिलैटली का पूरा प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से आप कलेक्शन कीजिए स्टैम्प्स का, क्योंकि स्टैम्प जो होती हैं वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का सोर्स होती हैं। क्योंकि हमारे देश में, इवन पूरे विश्व में जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी जो साइंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अब हर चीज़ में स्टैम्प ज़रूर निकला है। स्टैम्प्स है, स्पेशल कवर है, पोस्ट कार्ड्स हैं, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 तारीख को जैसा कि विश्व डाक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तो डाक विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं उसके बारे में हम प्रचार प्रसार करेंगे। 10 तारीख को कस्टमर डे के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, तो आम जनता को हम इनवाइट करते हैं पोस्ट ऑफिस में कि आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, आप वो शेयर कीजिए
और उसके बाद जितनी भी और भी सुधार की जो गुंजाइश होती है वो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं उनके सजेशन को और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जी, हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे लोग अलग अलग डाक टिकटों को भी एक संग्रह करके रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीचनेस यहाँ पर बढ़ती है। जी जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है तकनीक को लेकर। अब चूंकि एक डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है लगातार, और ऐसे में कौन सी चैलेंजेस आपको फेस करने को आती हैं और उसको आप सामना कैसे कर रहे हैं? जी, डिजिटल एज में आज की डेट पे जैसा कि सभी को पता है कि सबके पास मोबाइल की रीच बढ़ गई है और उसको ले करके और जो यंग जनरेशन्स हैं तो वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। तो उसी को लेते हुए जो डाक विभाग की जो सेवाएं हैं उसको भी हम मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे हम ला चुके हैं। कई सारी नई तकनीक हम लोगों ने अभी ईजाद की है। ऑनलाइन बैंकिंग्स आपने सुना है कि जो यंगस्टर्स हैं जो आज के डेट पे भी मोबाइल बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हैं, घर बैठे ही इस तरह की स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। यदि उन्हें कोई डाक संप्रेषित करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, पार्सल भेजना है, तो इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने करी है कि घर बैठे आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आप लोग ये सर्विसेज ले सकते हैं। पिकअप आप अरेंज करा सकते हैं, आप घर बैठे अपना आर्टिकल बुक कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें जाएं आप लोग तो इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं उसको भी काफ़ी हमने मॉडर्नाइज़ किया है। घर बैठे आप प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा है, आपके इंश्योरेंस में कितना पैसा जमा हो रखा है। और तो इस तरह की जो तमाम सेवाएं हैं जो कि बहुत ही मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मतलब हर सेवाओं के लिए अब आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, मुख्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे साथ बने रहिए। बस हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है विश्व डाक दिवस के इस खास कार्यक्रम में, और बातचीत कर रही हैं हम दिनेश जी से। सर, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं आपके माध्यम से पहुंचती हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी चर्चा में जाना कि देश की 1 अरब 40 करोड़ आबादी के बीच ये सेवाएं आप पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियाँ आती हैं, आप उन्हें कैसे, उनका सामना किससे करते हैं आप? सुरक्षा को लेकर के यही है कि चूँकि डाक प्रणाली जो है हमारी बहुत ही सिस्टमेटिक है यहाँ पर, और सभी चीज़ों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल के जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें धनराशि का आवागमन होता है, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हम लोग हायर करते हैं, जिससे कि जो पैसा है जो है वो बहुत सुरक्षित रहे। और दूर दराज इलाकों में भी हमारी स्पेशल गाड़ियाँ चलती हैं, सिक्योर्ड गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें कि उनका आदान प्रदान होता है। इसके अलावा हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों में बैंक से भी टाइप्स हैं, तो वहाँ भी जितनी भी जो चीज़ें होती हैं तो हम बैंकों का सहारा भी इसमें लेते हैं। अच्छा जी। सर, ग्राहक सेवा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, और आज भी बहुत से हम लोगों को देखते हैं जो डाकघरों में विशेष रुचि रखते हैं और अपना एक फेथ, अपना एक विश्वास जोड़ कर रखते हैं। इस विश्वास को लगातार बनाए रखना कितनी चुनौती रहती है? जी, बहुत सही कहा आपने कि विश्वास एक चुनौती होती है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारे पास कस्टमर्स ग्रीवेंस रिड्यूशल मैकेनिज्म वगैरह है, विभिन्न तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिसमें जो कस्टमर्स जो हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया आज के क्षेत्र में जो सभी लोग यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से भी अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास टीम निर्धारित है डिवीज़न लेवल पे, सर्किल लेवल पे और पोस्ट ऑफिस लेवल पे भी, जिसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उसका समाधान करते हैं। और इसमें यदि मतलब एज़ पर जो रूल्स है, हमारे जो नियम हैं, उसके प्रावधानों के तहत यदि कुछ उसमें देय राशि का भी भुगतान होता है तो वो हम लोग वो चीज़ करते हैं। तो इस तरह की जो सेवाएं हैं कस्टमर्स को लेकर के, उनके ग्रीवेंस को लेकर के, उस चीज़ पे हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं इसमें, जिससे कि कस्टमर्स के बीच में जो है पोस्ट ऑफिस का जो विश्वास वो बना रहे, बरकरार रहे। और ये अमूमन देखा भी गया है कि जितने भी लोग पोस्ट ऑफिस सर्विस यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी पोस्ट ऑफिस को लेके एक ट्रस्ट की भावना रहती है। अब तक जहाँ जहाँ पे भी कुछ ऐसे केसेस वगैरह भी हुए हैं
तो जैसे फ्रॉड के केसेस वगैरह भी डिटेक्ट होते हैं कभी कभी, तो पैसा उसमें उनका बहुत ही सुरक्षित रहता है और त्वरित निपटान से उनके खातों में दोबारा से पैसा जमा कर दिया जाता है जी। तो इस तरह की सेवाओं को दे करके हम लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। जी सर, ये अक्सर ये देखने के लिए आता है कि बहुत से ऐसे सेवाधारी लोग भी आते हैं डाक विभाग में जो कई बार अपना फॉर्म वगैरह नहीं भर पाते हैं या जानकारी के अभाव में या दस्तावेजों के अभाव में, तो उनको लेकर आप लोगों का कोई विशेष प्रावधान रहता है वहाँ, कोई विशेष सुविधा आप उन्हें मुहैया कराते हैं? जी, अमूमन बड़े जो डाकघर होते हैं हमारे, तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल काउंटर्स की व्यवस्था करते हैं जहाँ पे जो वहाँ का कर्मचारी है वो लोगों को फॉर्म भराने में कि कोई स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी देना है तो उसके बारे में भी हम लोग मुहैया करते हैं, उनको सूचना प्रदान करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो इससे काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है, काफ़ी लोग को अच्छा लगता है, स्पेशली जो बुज़ुर्ग वगैरह जो आते हैं और जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको भी हम लोग इस तरह की जो एक असिस्टेंस वाली फैसिलिटी है वो हम लोग प्रदान करते हैं। जी सर, हमने अभी बात की कि बुज़ुर्गों को कैसी सुविधाएं मिलती हैं, पैसा कैसे जमा किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बच्चों के लिए भी कोई सुविधाएं, कोई स्कीम डाक विभाग के द्वारा संचालित की जाती है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि डाक विभाग में हमारा क्या काम है जी। बट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि डाक विभाग जो है एक फ़िलैटली एक विंग है जो उसको प्रमोट करती है। फ़िलैटली सभी बच्चों को पता होगा, इन्होंने पढ़ा भी होगा कि जो स्टैम्प्स जो कलेक्शन करते हैं और किस तरीके से उसकी एग्जिबिट बना करके ये प्रदर्शनी में भी लगाते हैं, तो ये सारी जो एक शौक़ है ये डाक विभाग प्रमोट करता है और इसका एकाधिकार क्षेत्र है पोस्ट ऑफिस का, डाक विभाग का। तो इसमें जो डाक विभाग में है समय समय पे कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराता है इसमें, जिसमें कि एक दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से इवेंट होता है जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है क्लास 6 से लेकर 9th तक के बच्चों को, जिसमें कि फिलैटली किस तरीके से आप अडॉप्ट करें, किस तरीके से सीखें चीज़ों को, उसके बारे में होता है। इसके अलावा लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें UN द्वारा एक संचालित वर्ल्ड लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन भी होता है जिसमें पुरस्कार की राशि भी बहुत अच्छी खासी 50,000 के आसपास होती है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से निकली जानकारी इतनी ऑथेंटिक होती है कि वो उसको अपने सिलेबस में इसको पढ़ सकते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इससे ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो फिलैटली एक ऐसा विंग है जिसमें कि ये एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को और इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप टिकटों को संजो के रखते हैं तो एक समय बाद इसकी जो टिकट्स होती हैं या जो एंसिलरीज होती हैं फिलैटली की, इसका प्राइस भी बढ़ता है तो उसको भी उसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा कई तरह की इसमें कॉम्पिटिशन्स होती हैं, फिलैटली एग्जीबिशंस होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स की फिलैटली एग्जीबिशन भी होती है। आपको बता के हर्ष हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे फिलैटलिस्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कमा चुके हैं, ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे फिलैटली को ज़रूर इसको शौक़ को अपनाएं और इसकी जो फ़ायदे हैं उसको अपने जीवन में लें। निश्चित रूप से, मतलब कि ये है कि बच्चे भी डाक विभाग से जुड़ के अलग अलग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सर, अभी बहुत से परिवर्तन आए हैं डाक को लेकर, स्पीड पोस्ट को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर, और बीच में तो कुछ ऐसी भी थी कि अब वो लाल डिब्बा जो बहुत लोगों की पसंदीदा रहा, शायद वह भी बंद होने, तो ऐसा कुछ है सर? जी नहीं, बीच में काफ़ी अफवाह भी उड़ी थी कि लाल डब्बे बंद हो जाएंगे, तो ऐसी कोई अफवाह मतलब पे आप विश्वास ना करें। सुचारू रूप से सतत ये सेवा चलती रहेगी। इस रजिस्ट्री का जो है वो स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया गया है और थोड़े से जो ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए और सेवा में और अच्छा विस्तार करने के लिए इसके रेट्स को थोड़े से बढ़ाए गए हैं। तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी भी रजिस्ट्री की फैसिलिटी आप लोग ले सकते हैं। स्पीड पोस्ट के साथ साथ एक मिनिमम शुल्क दे करके आप रजिस्ट्री का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप OTP बेस्ड डिलीवरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें सतत चल रही हैं और इसकी रिलायबिलिटी और स्पीड भी अब काफ़ी दुगनी हो गई है और इसको सतत मॉनिटर भी किया जा रहा है एक नए प्लेटफॉर्म के तहत। चूँकि आप सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस अपने आप को एक बदल रहा है, एक आधुनिक परिवेश में ढाल रहा है। तो आगे आने वाले समय में इस तरह की और भी सेवाओं का विस्तार होगा, अच्छा विस्तार होगा। और ऑर्डिनरी लेटर्स एज इट इज़ रहेंगे, आप लाल डब्बे का ज़रूर प्रयोग कीजिए
और ये तो एक सिग्नेचर सिंबल है पूरे देश में। कई जगह पे तो ऐसा होता है कि इसके माध्यम से आप अपना एड्रेस भी वेरीफाई आप करते हैं कि मेरा घर जो है इस वाले डब्बे के पास है, क्योंकि उसमें पिन कोड भी लिखा होता है और उसमें खुलने और बंद होने का भी उसमें टाइमिंग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ज़रूर भविष्य में यूज़ करते रहेंगे। जी सर, बात सर्विसेज की है तो इसी तारतम्य में एक प्रश्न में और ये भी जानना चाहूँगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है कि जो पूरे संसाधन है उनका भरपूर उपयोग हो, तो ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी, भर्ती प्रक्रिया तो हमारी सतत होती रहती है। इसमें कई तरह के एंट्री लेवल्स होते हैं। बेसिकली जनरली जो पीए कैडर का जो होता है, पीए ऐसे कैडर जिसको आम भाषा में हम क्लर्क कहते हैं, बाबू कहते हैं, तो इसका जो एंट्री होता है वो एसएससी लेवल, एसएससी एग्ज़ाम्स के थ्रू होता है। उसमें जो बच्चे हैं वो प्रतिभागी जो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं एसएससी का, और उसके बाद उसमें एक पोस्टल सर्विस की कैटेगरी होती है। उसमें यदि उनका मेरिट आता है और उनकी चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग इस सर्विस उनको सेलेक्ट दी जाती है। इसके अलावा एक जो जीडीएस में भर्ती होती है हमारे यहाँ, जो ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, तो वो मेरिट बेस पे होती है, 10th के मेरिट बेसिस पे। तो वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो जितने भी इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो यदि पोस्ट ऑफिस में आना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से भी वो ग्रामीण डाक सेवक बन के गाँव में वो सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनल भी इनकी काफ़ी प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं। लोग समय समय पे हमारे विभाग की परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसमें ये दिन प्रतिदिन ये तरक्की करते हैं और ये अपग्रेड होते रहते हैं। और तो इस तरह की भर्ती प्रक्रिया है। और इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कोटा भी हम लोग समय समय पे करते हैं। जिस हिसाब से वैकेंसी होती है तो हम लोग ये सारी प्रक्रिया जो होती है पूरी ऑनलाइन होती है और पारदर्शी होती है। तो इसमें जो भी इच्छुक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देश के युवाओं के पास डाक विभाग से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी है विभिन्न भर्तियों के माध्यम से। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस पूरी बातचीत में कोई ऐसी खास बात जो छूट गई हो, जो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी हो, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि चर्चा काफ़ी हो गई हमारी, इस बार हमने कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो डाक विभाग है, आप देखिए कि मेल पार्सल्स तो डिलीवर करता ही है क्योंकि सबसे प्राचीन संस्था है। इसके अलावा हम लोग इंश्योरेंस का काम भी करते हैं, जो कि सन 1800 का प्रोडक्ट है ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो केवल पहले पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए ही हुआ करता था। उसके बाद ये इसका विस्तार किया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसको लागू किया गया। बट आज के डेट पे काफ़ी इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और किसी भी जो विधा में प्रोफेशनल्स हैं, तो वो भी इसका अब लाभ ले सकते हैं। चूँकि ये सबसे अच्छी स्कीम्स है जो आज के डेट पे जो जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो उसमें ये सबसे अच्छी स्कीम्स मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो निवेश होता है वो कम होता है और जो रिटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा हम जो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं। ग्रामीणों के लिए RPLI है, तो वो भी इसी तरह का प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ करा सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस की बात करेंगे तो जैसा कि आधार सर्विस है, तो उसमें हम आधार एनरोलमेंट करना, बच्चों का बनाना, जाके गांव-गांव में स्कूलों में हम लोग कैंप करते हैं, आधार एनरोलमेंट काम करते हैं। तो इसकी सर्विसेज भी आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट सेवा केंद्र हम लोग यहाँ पे 9 पासपोर्ट सेवा हम लोग रन करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ सर्किल में, जिसमें कि जो दूर दराज क्षेत्रों के जो लोग हैं जिनको पासपोर्ट बनाने के लिए पहले रायपुर आना पड़ता था, अब वो अपने लोकल जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं वहीं पे अपना ये पासपोर्ट के लिए पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं और ये पासपोर्ट की सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी जो स्कीम्स हैं, DBT की स्कीम्स हैं, उसका भी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, जितने भी जो लोग एलिजिबल जो एक पॉपुलेशन है, उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा फिलैटली के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सभी लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो दिन हर कुछ ना कुछ जो विशेष जो दिन होते हैं जिसको हम लोग यादगार बनाते हैं, उसके लिए पोस्ट कार्ड्स हम रिलीज़ करते हैं, स्पेशल कैंसिलेशन रिलीज़ करते हैं, जो कि एक फिलैटली वर्ड में बहुत ही उम्दा काम है और इसकी जो वैल्यू है एक वो बहुत ही अच्छी खासी होती है, लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन है, जैसा कि हम मॉडर्न एक बात करते हैं कि मॉडर्न ट्रेंड जो चल रहा है, एप्लीकेशंस इतनी सारी आ चुकी हैं आज के डेट पे कि जो यंगस्टर्स हमारे, जो जेनजीज जिसको कहते हैं आज के डेट पे, वो लोग डाउनलोड करके जितनी भी सेवाएं हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में, चाहे प्रीमियम कैलकुलेटर है या पिन कोड की जानकारी है या टैरिफ की जानकारी है, फिलैटली से संबंधित जानकारी है,
तो इसके बारे में संपूर्ण ये जानकारी उससे ले सकते हैं और डाक विभाग की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास बातचीत के लिए। आपने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई और डाक विभाग को जो विश्व डाक दिवस जो है उसके लिए आपने जो जानकारियाँ दी वो वाकई उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास तो डाक विभाग को लेकर है और इस माध्यम से आज आपने जो जानकारी दी हमारे जो दर्शक हैं वो उनसे और ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इस पूरी खास बातचीत के लिए मैं आपको एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका भी।